हाय, दिस इज अनिल संगम फ्रॉम बक्सर बिहार और मैं एक बार फिर अपने वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं सिंपल प्रेजेंट के स्पेशल स्ट्रक्चर्स में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं जिस शब्द को आज लेकर आया हूं वो है गेट। गेट एक वर्ब है और इसका अपना एक शाब्दिक अर्थ अवश्य है, लेकिन गेट का प्रयोग केवल उसी अर्थ में होता है ऐसा जरूरी नहीं। गेट के बहुत व्यापक अर्थ हैं और गेट का कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल यूज बहुत ज्यादा है। गेट का संबंध प्राप्त कर लेने से है। इसका मुख्य अर्थ अगर लिया जाए तो इसका मुख्य अर्थ होगा हासिल कर लेना, इसका मुख्य अर्थ होगा प्राप्त कर लेना, मिल जाना। जैसे मुझे रोज 2 आम मिलते हैं, आई गेट 2 मैंगोज एवरी डे। मुझे बगीचे में आम मिला, आई गॉट अ मैंगो इन द गार्डन। मुझे इनाम मिला, आई गॉट प्राइज। तो प्राप्त करने के सेंस में, मिलने के सेंस में, पाने के सेंस में, हासिल कर लेने के सेंस में गेट का प्रयोग होता है। यह उसका वास्तविक अर्थ है। लेकिन यह प्राप्त करना जो होता है, किसी वस्तु को प्राप्त ना करके बहुत सारी चीजों को, भावनाओं को भी प्राप्त कर लेना, या जिस सिचुएशन की बात की जा रही है उसका जो रिजल्ट होता है उसको प्राप्त कर लेना। जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई चीज आपको समझा रहा हूं और मैं कहूं डिड यू गेट मी, आर यू गेटिंग मी, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या आपने मुझे समझा, आप मुझे प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या आप मुझे प्राप्त कर पा रहे हैं। यानी मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं और वहां पर मैं यह कह रहा हूं कि क्या आप मुझे प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं, क्या आपने मुझे समझा। यदि मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू किचन, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। अब यहां पर गेट का प्रयोग लाने के सेंस में, ब्रिंग के अर्थ में हुआ है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि कहां जा रहे हो, तो किचन में जा रहा हूं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी की जगह मैंने गेट का प्रयोग किया, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस सेंस में गेट का क्या अर्थ निकाला जा सकता है, ले लेना। अगर आप कहां जा रहे हैं, तो मैं मॉल जा रहा हूं, जींस खरीदना है मुझे, गेट अ जींस फॉर मी ऑल्सो। यानी यहां पर गेट का अर्थ हुआ कि मेरे लिए भी एक जींस खरीद लेना। यानी गेट का अर्थ प्राप्त करने के सेंस में, जो इस बात के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बहस हो रही है, जिसके बारे में स्पीकर बोल रहा है, अगर उस दरमियान गेट का प्रयोग होता है तो यानी कि वो जिस सिचुएशन के बारे में, जिस एक्टिविटी, जिस क्रिया के बारे में वो बात कर रहा है, उसका जो रिजल्ट है, उस सेंस को, उसको प्राप्त करने की वो बात कर रहा है और वहां पर वह उसका अर्थ होता है। मैं कुछ अर्थों को लेकर आया हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि गेट का प्रयोग इसके बाद कहीं और नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है, इसी संदर्भ में हो सकता है। मैं जो बताने जा रहा हूं इसी संदर्भ में हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ उस क्रिया के मुताबिक, उसके भाव के मुताबिक वहां बदल सकता है। कुछ मुख्य अर्थों को लेकर मैं यहां पर आया हूं। जैसे प्राप्त करना मैंने बोला, मिलना, पाना। यहां मिलना किसी से मुलाकात करने वाली मिलना नहीं है, यहां मिलना प्राप्त करने वाला मिलना है। जैसे आई गॉट अ मैंगो इन द गार्डन, मुझे बगीचे में एक आम मिला, यानी मैंने बगीचे में एक आम पाया, मैंने प्राप्त किया के सेंस में यहां पर गेट का प्रयोग हुआ है। समझने के सेंस में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, लाना के सेंस में, लेने के सेंस में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्रयोग यहां भी वहां पे नहीं होता, जहां पर ये अर्थ नहीं होते। हर जगह होता है जहां पर हम उसका प्रयोग ढंग से कर पाए। जैसे अगर मान लीजिए कि he got punishment for that, वह दंड पाया, उसने दंड प्राप्त किया, यानी उसे दंड दिया गया। he was punished। अब यहां पे पनिश के साथ गेट का प्रयोग हुआ है। यह थोड़ा सा अटपटा और थोड़ा सा हट कर यूज है। आज इसी यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे कि गेट का प्रयोग अपने वास्तविक अर्थ के बाद किन किन भावों को प्रयोग करता है और किन रूप में, क्रियाओं के रूप में होता है। एक तो गेट एक मुख्य क्रिया हो गई और एक जगह गेट का प्रयोग किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव को क्रिया के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। आज हम उस पर फोकस करेंगे। पहली बात कि हम गेट का प्रयोग इस अर्थ के बाद जब गेट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि गेट का प्रयोग एक जगह और वर्ब के रूप में यूज किया जाता है जहां पर यह अर्थ वह नहीं रखता है, उसको हम बाद में समझेंगे। जरा सा समझेंगे कि गेट का एक प्रयोग हमारे सिंपल प्रेजेंट या किसी भी टेंस में किस अर्थ में और किस भाव में होता है। जैसे यहां पर जो सेंटेंस लिखा गया है, वह मुझसे काम करवाता है, यानी
कि जो सब्जेक्ट है वह यहां पर डूअर नहीं है, सब्जेक्ट जो है यहां पर करने वाला नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट किसी के द्वारा किसी कार्य को करवाता है या बस डायरेक्ट करता है उस वाक्य को, लेकिन काम करने वाला ऐसे सेंटेंसेस में कोई दूसरा होता है। और ऐसे भाव में सब्जेक्ट प्लस जो मेन वर्ब रहेगा, यानी स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में जो मुख्य क्रिया की जगह रहेगी वो गेट लेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट के रूल से यह बनेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो क्रिया आपके सेंटेंस में आएगी वो तीसरे फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे वह मुझसे काम करवाता है, इसमें मुख्य सेंटेंस है वह काम करवाता है। ही गेट्स, वह प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? वर्क, क्या किया हुआ, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अगर इसको ढंग से अगर देखा जाए, इसके तत्वों को जरा सा समझा जाए, तो हम ये पाएंगे कि वह प्राप्त करता है एक मेरे द्वारा किया गया कार्य, यानी कि वह मुझसे कार्य करवाता है। यानी कि जब सब्जेक्ट डायरेक्ट करे और डूअर कोई और हो, ऐसे सेंस में हम मुख्य क्रिया के रूप में गेट का प्रयोग करते हैं, और जो सेंटेंस में वर्क आता है, जो सेंटेंस में कार्य होते हैं, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में रखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, वे लोग आम तुड़वाते हैं। वे लोग आम तुड़वाते हैं, यानी कि तोड़ने का काम वे लोग नहीं करते, वे लोग डूअर यहां पर नहीं है, करता नहीं है, बल्कि करता कोई और है। आम तोड़ने का कार्य कोई और कर रहा है, बट ये डायरेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं यह उसका श्रेय ले रहा है, यह रिस्पॉन्सिबल है उस चीज का। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि दे गेट मैंगोज, और क्रिया का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लग्ड, दे गेट मैंगोज प्लग्ड, वे लोग आम तोड़वाते हैं। दे डू नॉट गेट मैंगोज प्लग्ड, डू दे गेट मैंगो प्लग्ड। और इसी तरह से हर सेंटेंस में और हर टेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दे आर गेटिंग मैंगोज प्लग्ड, दे हैव गॉट मैंगोज प्लग्ड, दे विल गेट मैंगोज प्लग्ड, दे शुड गेट मैंगोज प्लग्ड, और भी बहुत सारी चीजें। यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी फॉर्म है, आगे चल के जितने भी हम फॉर्म पढ़ेंगे, उस हर जगह पर क्रिया की जगह पर हम गेट का प्रयोग करते हैं, और जो वाक्य में कार्य आता है उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म में रखते हैं। तो ऐसा सेंस हो जाता है कि सब्जेक्ट किसी के द्वारा कोई कार्य करवाता है, जैसे वह अपनी सौतेली बेटी से कार्य करवाती है या अपनी सौतेली बेटी से काम करवाती है। सी गेट्स वर्क डन बाय हर स्टेप डॉटर। और इसी तरह से इस तरह के सेंसेस को हम गेट से प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि गेट का एक यूज और क्या होता है। जब हमें यह कहना हो कि सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत पड़ जाती है, या सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत पड़ गई, सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत पड़ जाएगी, चाहे वो कोई भी टेंस हो, जब हमारा भाव ऐसा हो कि कर्ता को किसी चीज की आदत हो जाएगी, तो इस सेंस में भी गेट का प्रयोग होता है, और थोड़ा सा हटकर स्ट्रक्चर बनता है। सब्जेक्ट प्लस गेट, यानी कि जो मुख्य क्रिया होगी, यानी फॉर्मेट का जो वर्ब होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का जो वर्ब होगा, वहां पर गेट का प्रयोग किया जाएगा। एंड देन आफ्टर यूज टू का प्रयोग होगा इसमें, उसके बाद VING का प्रयोग होगा। और यहां पर VING जो है एक जिरंड फॉर्म में, एक नाउन फॉर्म में है, और अगर क्रिया का जिक्र नहीं हो रहा है, अगर किसी वस्तु का, किसी जगह का अगर नाम है वहां पर, तो हम उस नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें बोलने की आदत हो जाएगी, या तुम्हें बोलने की आदत पड़ जाएगी, दोनों चीजें एक ही हैं। तो तुम्हें बोलने की आदत हो जाएगी या तुम्हें बोलने की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू, हर फॉर्म में आपको यूज्ड टू ही रखना है। ये मत देखिए कि यहाँ पर विल लिखा है, यहाँ पर गेट लिखा है, तो मैं यूज्ड टू का फॉर्म कर रहा हूँ। ये एक अलग यूजेज है, जब आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो ये पार्टिसिपल रूप में यूज किया गया है, जो आगे चलकर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर टू के बाद दुनिया या में आपने देखा होगा या बहुत जगह देखा होगा कि V1 का प्रयोग होता है, यहाँ पर जिरंट का प्रयोग, VING का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, अगर कोई वर्ब होता मुख्य क्रिया में तो 100% V1 का ही प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ पर हमने नाउन के रूप में प्रयोग किया है। एक अलग विषय वस्तु है, बस अभी आपको दिमाग में रखना है कि आपको ऐसे भाव के लिए इस स्ट्रक्चर्स पे काम करना है। वो ग्रामर की विवेचना है, वो कंपटीशन लेवल के तर्क होंगे। अभी हम स्पोकन पढ़ रहे हैं, हम केवल स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी को आगे लेकर चलेंगे, और हम सीखेंगे कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को किस तरह से बोलते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर डील करने लगे तो फिर वो स्पोकन नहीं, एक कॉम्पिटिटिव लेवल का वीडियो बनेगा, और वैसा मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी हम केवल स्पोकन पे फोकस करेंगे। यू विल गेट यूज्ड टू स्पीकिंग, तुम्हें बोलने की आदत पड़ जाएगी। उसे गांव में रहने की आदत पड़ गई। He got
यूज्ड टू लिविंग इन द विलेज। अगर केवल मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे रहने की आदत नहीं रहता, इस क्रिया को अगर हटा दिया जाता, अगर ये रहता कि उसे गांव की आदत पड़ गई, उसे गांव की आदत पड़ गई, ही गॉट यूज्ड टू द विलेज। एंड ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये और भी क्लियर होने लगेगा। आइए देखते हैं कि गेट का प्रयोग इन तमाम भाव में, यानी दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स आज गेट के पढ़े हम लोगों ने, दो भावनाओं के लिए, दो फीलिंग्स के लिए, दो भावों के लिए, और गेट के शाब्दिक अर्थ को देखा कि गेट का शाब्दिक अर्थ प्राप्त कर लेना होता है और उस भाव को भी व्यक्त करना होता है जब स्पीकर किसी चीज के बारे में कह रहा होता है और वहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और वहां पर वह गेट का अर्थ वही होता है जो उस एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। समझना हो सकता है, लाना हो सकता है, प्राप्त करना हो सकता है, तोड़ना हो सकता है। जैसे अगर व्हाट आर यू डूइंग, आई एम प्लकिंग मैंगो, गेट फॉर मी, मेरे लिए भी तोड़। अब यहां पर उसका अर्थ तोड़ होता है। जैसे अब मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि आई विल गेट द बस एट इवनिंग, यानी मैं शाम को बस पकड़ूंगा। अब यहां पर गेट का अर्थ कैच हो गया, तो गेट का क्या अर्थ आपको बताया जाए? तो गेट का बस वही अर्थ है जिस सिचुएशन में उसको प्राप्त कर लेने के सेंस में हुआ है, तो उसको हम शाब्दिक अर्थ में क्या करते हैं, कहते हैं, वही उसका अर्थ होता है। वो समझना भी हो सकता है, वो लाना हो सकता है, वो लेना हो सकता है, वो तोड़ना हो सकता है, वो खरीदना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि इस शाब्दिक अर्थ के बाद और इस स्ट्रक्चर के बाद गेट का प्रयोग क्रिया के रूप में क्यों होता है, ग्रामर की क्या कंडीशंस है। जब एडजेक्टिव और नाउन एक क्रिया की तरह काम करने लगे, एक तो गेट अपने आप में एक वर्ब है जहां पे प्राप्त करना इसका अर्थ है, और जहां पर एक एडजेक्टिव या एक नाउन को क्रिया के रूप में यूज किया जाए, यानी कि एक एडजेक्टिव को एक क्रिया के, एक वर्ब के रूप में यूज किया जाए या एक नाउन को वर्ब के रूप में यूज किया जाए, और हिंदी के संदर्भ में उसका मतलब होता है होना। इस अर्थ में हम गेट का प्रयोग करते हैं उस एडजेक्टिव या उस नाउन को क्रिया बनाने के लिए। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं वह चकित होता है, अब चकित यहां पर एक एडजेक्टिव है, ये कोई क्रिया नहीं है, यानी कि वो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव होना का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी से क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट, यानी किसी अवस्था का चेंज हो जाना, स्वभाव का चेंज हो जाना, मूड का चेंज हो जाना। वह गुस्सा हो जाता है, वो नाराज हो गया, वह उदास हो गया, वह चकित हो गया। ऐसे सेंस में, यानी कि जब एक व्यक्ति के अवस्था, यानी कि एक व्यक्ति का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो एक अवस्था जो है, उसका जो एक मूड है, एक स्वभाव है, जब उसका एक परिवर्तन हो जाता है, तो उस परिवर्तन, मूड के परिवर्तन के लिए जो होना शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, उसके लिए ये अंग्रेज गेट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि चकित कोई वर्ब तो है नहीं कि आप सब्जेक्ट के बाद इसे यूज करेंगे, लेकिन आप इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में, यानी कि वह चीज, वह शब्द जो क्रिया नहीं है लेकिन उसका प्रयोग क्रिया के रूप में किया जा रहा है, ऐसे सेंस में हम गेट का प्रयोग करते हैं। अब जब ये हो गया एडजेक्टिव के साथ, लेकिन जब गेट के साथ नाउन लगता है, जैसे दर्द होता है। अब दर्द होता है, यहां पर कोई चीज परिवर्तित नहीं हो गया, दर्द होता है, ये फीलिंग की चीज है, और यहां पे दर्द एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, यानी एक नाउन होता है, यानी नाउन को क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और यहां पर इसका प्रयोग होता है इट गेट्स पेन, यानी कि गेट के बाद हमने नाउन का प्रयोग किया, ये फील होता है, यानी कि नाउन का प्रयोग जब क्रिया के रूप में होता है तो वो फील होता है, यानी कि आई फील पेन, इट फील्स पेन। यहां फील के सेंस में गेट का प्रयोग किया गया है, अनुभव करने के सेंस में। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गेट का प्रयोग बहुत व्यापक है और इसे धीरे धीरे प्रयोग करते करते ही समझा जा सकता है, और बाकी तौर पे इसे जैसे समझा जा सकता है इसके बारे में मैंने कुछ इशारे आपको जरूर किए हैं। यानी कि जब एडजेक्टिव या नाउन को जब हम क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी जिसके हिंदी में अर्थ हो जाना होता है, ऐसे सेंस में हम गेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अवस्था का चेंज हो जाना, भाव का चेंज हो जाना, ऐसी अवस्था में हम गेट का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जब कोई वस्तु
दूसरी वस्तु में बदल जाए या फिर कोई रंग दूसरे रंग में बदल जाए, तब आप गेट का प्रयोग करें नहीं। वहां पे चेंज इनटू का प्रयोग होता है या टर्न इनटू का प्रयोग होता है। जैसे तोता कौवा हो गया, यानी कि एक जीव दूसरी जीव में बदल गई, एक वस्तु एक दूसरे वस्तु में बदल गई। ऐसे सेंस में एक जीव जब दूसरे जीव में बदल गया, ऐसे अर्थ में आप गेट का नहीं बल्कि चेंज का प्रयोग करेंगे। जैसे अ पैरट चेंज्ड इनटू अ क्रो, ऐसी अवस्था में आप गेट का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि गेट का प्रयोग टोटली आपकी फीलिंग से है और टोटली आपकी अवस्था से है, स्टेट ऑफ माइंड से है। आशा करता हूं कि आपको जहां तक हो सका मैंने गेट को समझाने की कोशिश की। गेट बहुत सारे अर्थों में यूज होता है और इसके 2 स्पेशल 3 स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रखा। इस पर आप तरह तरह के वाक्य खुद बनाएं, अपना शिक्षक आप खुद बने और खुद स्ट्रक्चर को सामने रखकर उसकी प्रैक्टिस करें। तरह तरह के सेंटेंस बनाएं, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, और बोल बोल कर उसका प्रैक्टिस करें। इस पर आधारित सेंटेंसेस को बनाइए। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत सफल होंगे इसमें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज आपसे फिर विदा लेना चाहूँगा। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।